सीरियस बच्चे आते हैं ना, तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्योंकि आज अपना आगे 14-15 महीने का साथ चलने वाला है। और 15 महीने साथ चलते हैं, इसका मतलब होता है 11वीं और 12वीं दो कक्षाएं। दो कक्षाओं में आप अपने 15 महीने वहां गए नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल में 183 दिन स्कूल लगता है। 183 और 183 का मतलब होता है 365 दिन, 12 महीने होते हैं 11वीं 12वीं में। 10वीं 11वीं 12वीं तीन कक्षाएं करते हैं, तब जाके इस 15 महीने का आपका स्कूलिंग होता है। वो अब आगे 3 साल मतलब वो 3 साल स्कूलिंग के बराबर अब साथ रहने वाले हैं। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे बच्चे मिले, जो एटलीस्ट ये है कि मास्टर पढ़ा के आए, दूसरे दिन प्रश्न करें कि सर ये समझ में नहीं आया, सर आपने पाठ पढ़ाया, मैंने प्रैक्टिस की थी, इसमें 3 प्रश्न ऐसे थे जो आपसे पढ़ाई हुए में से नहीं थे, उसका सर थोड़ा बता दो। सर आपने 1882 लिखवाया है, उस किताब में सर 1881 मिल रहा है, अब हमें सर क्या मानना है। डी के बच्चे ऐसे थे, एक एक क्लास में मुझे 3-3 दिन तक वापस, मैं कहता था, एक दिन मैंने पढ़ाया चिरंजी लाल का संबंध इससे था, तो सर चिरंजी लाल कौन सा, शर्मा की मिश्र। तो मैंने कहा बेटा कल बताऊंगा। मैं घर जाके दूसरे दिन वापस किताब से देख के आया, मैंने कहा मिस्र, तो सर मिस्र उसमें भी आया था, दोनों में ये आदमी एक था कि अलग था। मैंने कहा सर कल और देख के बताऊंगा। दूसरे दिन फिर घर पे देख के आया, मैंने कहा बेटा ये दोनों अलग थे, तो सर अलग थे तो सर इनकी जन्म तिथि सेम कैसे हुई। मैंने कहा मैं फिर देख के आऊंगा। चौथे दिन जाके उसको कहा कि बेटा एक ही था। हाँ हमें सर सही है। और वो सेम पर्सन अभी फर्स्ट ग्रेड में आया। अब उस बच्चे ने हमें ठीक कर दिया। ऐसे ऐसे बच्चे थे, कई बैच में ऐसे बच्चे आते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट हो, ताकि क्या है कि हम भी तैयार होके, अगर बच्चा मूर्ख होता है ना, तो मास्टर को आनंद आ जाता है। आनंद क्यों आता है, पूछने वालों को, यह बुआ जाओ मैं फटाफट कोर्स निपटाओ। और बच्चा अगर इंटेलिजेंट होता है तो बैरियर है एकदम, गाड़ी ने चौथे नंबर मार देगी, ब्रेक लग जाके तो सर समझ में को आयो। हम चाहते हैं कि बच्चे सच में अच्छे हो, ताकि क्या पढ़ाने में आनंद आता है। दूसरी बात, रेगुलर आने के साथ साथ में आपको यहां जैसे 5 घंटे क्लास लगी या 6 घंटे का टाइम गया, शाम का टाइम है तो आपका क्लास हमेशा शाम को ही लगेगी, ये तय बात है। तो मैं ये मानता हूं कि 12-1 बजे के बाद आप, या जो भी आपका कोचिंग को टाइम दे दिया आपने, शाम को घर जाके खाना वाना खा लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि घर पे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि जो इतना पढ़ाया इन्होंने, घर जाने के बाद भोजन करके उसको वापस 1 घंटे तक आराम से पढ़ के सो जाओ, क्योंकि बहुत थके हुए होते हो। और सुबह उठने के बाद एटलीस्ट एक बार पूरा वापस पढ़ के फिर कोचिंग आओ। इससे क्या होगा कि सिलेबस साथ साथ में आप याद करते जाओगे। आप चाहते हो कि नहीं सब बाद में करेंगे, तो बाद में बेटा कुछ भी नहीं होगा। रजिस्टर की साइज बढ़ती जाएगी, लास्ट में याद नहीं होंगे। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करने वाले संख्या होती है 100 में से 10 बच्चों की, बाकी घरे जाए बेटा हूर है, सुबह उठे 8 बजे, हमें ही आड़ो बड़े है ना, 8-9 बजे उठे, मस्त नाश्ता वास्ता करे, अखबार अखबार जो है चाव पिए, बंतल ठोके, 11-12 बजे बढ़े हमें आलो कोचिंग आलो। अगर ऐसे करोगे तो पिछड़ जाओगे, कोचिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा, मैं हकीकत बता रहा हूं। और आप कोई अमीर परिवारों से हो नहीं कि आपको पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रुपये रुपये किया मावे वो थाना ध्यान है। वो बड़ी मुश्किल से घर वाले पैसे जुटाएंगे, उनको एकदम बूझ दिया हुए थे कौन के हमारे 15,000 रुपये चाहिए, हालत खराब हो जाएगी, कहां से लाऊं। घर में घी देखा जाता है, घी बेच लेते हैं, या फिर कोई फसल देखी जाती है, या मतीरे के बीज देखे जाते हैं, या ग्वार देखा जाता है, या बाजरी 4 बोरे देखे यार बेचे करे बच्चे रे, फीस रख भैया एडजस्ट करो खेत में करे लाइन, तो नहीं मिला तो ब्याज मत लाई दे। क्योंकि वो लगता है कि मेरा, क्योंकि मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे आहत करने वाली चीज पता है क्या होती है, उम्मीद का टूटना। और घर वाले जब आपको यहां भेजते हैं और पैसे देते हैं, तो उसके पीछे वो बड़ी उम्मीद बांधते हैं आपसे, कि बच्चा गया है तो एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और आप यहां आके जब उम्मीद तोड़ते हो ना, इससे बड़ा पाप मैं इस सृष्टि में कुछ नहीं मानता। या तो उनको कह दो देखो मेरे से पढ़ाई होगी नहीं, मैं मेरे काम धंधे पे जा रहा हूं, तो कम से कम उम्मीद तो नहीं रखेंगे। वो सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई छोड़ दी। आप उनको बड़ी उम्मीद बंधा के यहाँ पे आए हो, महीने महीने वो हर पैसे नहीं भेजते, उम्मीदें भेजते हैं। और यहां आके आप अगर पूरे दिन उस मोबाइल की और रील की दुनिया में खोए रहेंगे, तो ये इससे बड़ा धोखा जिन्होंने आपको पैदा किया,
जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, उनके साथ इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। जब आप महीने महीने 5-6 हज़ार रुपये मंगा के और चारपाई पे टांग चढ़ा के जब रील्स देखते हो, तब आपको शर्म नहीं आती कि हम कर किस क्या करने आए और कर क्या रहे हैं। ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये मैं जो देखता वो बोल रहा हूं आपको। तो अगर सच में ही पढ़ना है तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना कि उम्मीदों को मूर्त रूप देने के लिए अपने जी जान लगा दो। सुबह उठो टाइम पे, तो सिर्फ करना क्या है, जितना पढ़ाया है उसको रात को एक बार पढ़ के। और क्योंकि देखो, जैसे 4 क्लासें लगती है ना, तो 10 या 12 पेज लिखवाते दिन में। एक शिक्षक 2-2.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखवा पाता, ये मुझे पता है, मैं खुद पढ़ाता हूं तो मुझे पता है। 12 से 14 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा? खुद लिख के आए हो दिन में, 1 घंटा लगेगा। वो पढ़ लो आराम से, फिर आप अपना सो जाओ भले। फिर सुबह उठ के बढ़िया से उसका रिवीजन करके फिर आओ। तो क्या है कि जब मास्टर शुरू करेगा ना, तो आपके पढ़ा हुआ होगा तो आप सीधे कनेक्ट कर लोगे चीजों को। 95% बच्चे ऐसा नहीं करते, और फिर लास्ट में कहते हैं सर याद हुए को ना, मैं क्या करूं। हम याद हुए कि हम जब काम करना था उस समय आपने काम नहीं किया। और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि 2 साल आप ऐसा कर लो, आगे जीवन बन जाएगा 40 साल का। सिर्फ 2 साल ही ये कार्य करना है। आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है ये छोड़ो, भूल जाओ आप ये दोष नहीं दे सकते कि मुझे याद नहीं होता। आप ये दोष नहीं दे सकते कि मेरे परीक्षा में एरर होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एक्यूरेसी सही नहीं आती, परीक्षा में गलतियां हो जाती है। ये सारी की सारी अपनी खुद की कमियां हैं। देखो, दोष देने से आप असफल होंगे नहीं। आप 1000 दोष दे दो भली। बॉलर जब बॉल फेंक रहा है और बैटर अगर आउट हो रहा है तो गलती बैटर की है। आप ये नहीं कह सकते कि यार वो बॉल थोड़ी बाहर लगा पड़े गई बाहर लो किनारो लियो तो गई तो घाती हो क्यों हाथ बैठ गए तन ध्यान नहीं बॉल बाहर जावे तो पासो गया खेचनो तुम। गलती किसकी है? बैटर की है। दोष देने से वो वापस क्रीज पे नहीं आएगा। बेहतर होगा कि उसको काम करना पड़ेगा, उस पे उसको काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो फिर उस जगह पे वो मारा जाएगा। और कई खिलाड़ी आपने देखते हो कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते और अगली 2-3 साल बाद वापस दिखाते हैं कि वो शॉर्ट बॉल सही खेल रहा है। तो क्लियर सी बात है। देखो, आप बहाने बना के किसी पे दोष दे के सफल नहीं हो सकते। दूसरी गलती जो स्टूडेंट कोचिंग में करते हैं तो मैंने आपको बताई। अब मैं करता हूं तीसरा पॉइंट। यहां पे टेस्ट होता रहता है और मुझे बताते हुए बड़ा दुख भी होता है और बड़ी हंसी भी आती है कि टेस्ट के टाइमिंग में आधे बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं। और टेस्ट ले आपके लिए रहे हैं, पढ़ाया उसमें से ही ले रहे हैं, उसमें आधे बच्चे इसलिए नहीं आएंगे कि आज टेस्ट है। अब जो आएंगे उसमें भी एक वर्ग ऐसा है जो मोबाइल से या मिल के कर रहा है। अब ड्यूटी देने हम तो आएंगे नहीं, बच्चे आते हैं, दूसरे स्टाफ आता है, उनको जवाब देते नहीं, करो महारत की एक ऐसे करके रैंक ले आते हैं। इससे लॉस किसको है बताओ? वो रैंक भले कितनी बड़ी आ जाएगी, मेंस परीक्षा में नंबर नहीं आएंगे। तो कई बार कहता हूं कि पूरे टेस्ट दो, ईमानदारी से दो। कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आपके 30 नंबर आए हैं तो आपकी स्तर 30% है। अगली बार हम 35 करेंगे, अगली बार 37 करेंगे, फिर आगे 40 करेंगे। एटलीस्ट टारगेट तो मिलेगा। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल कहां पे है। उसमें ईमानदारी नहीं है। इसलिए मैं हर बैच में कहता हूं, मेरी पहली क्लास इसी बिंदु पे रहती है कि अगर कोचिंग आओ तो किसी गलत फहमी में मत रहो। आपका उद्देश्य जो है वो साफ होना चाहिए कि मुझे 2 साल तक डेडिकेटेड होके या मेहनत करनी अपने आप में और अपना रिजल्ट लेके निकलना है। एक लड़का था अभी 2nd ग्रेड बैच में, अपना 2nd ग्रेड सामाजिक का बैच था, अच्छा बैच था। अब देखो क्या हुआ कि वो बच्चा कॉलेज में मेरे से पढ़ता था फाइनल ईयर में। और फाइनल ईयर में होने के बाद में उसने बोला सर मेरे पास 2 साल का टाइम है और 2 साल में अगर कोई जॉब वॉब लगती है तो ठीक है, अन्यथा मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी क्योंकि पापा की उम्र भी काफी हो गई है। पापा है वो गुजरात में बोरियां उठाते हैं, अब उनसे नहीं हो पा रहा है। अब मुझे काम में हाथ बटाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है अब सर। 2 साल पापा ने कहा है कि तू पढ़ ले, 2 साल का मैं जैसे तैसे करूंगा। उनके पिताजी भी आए, फीस भर
फीस का जब टाइम आया तो उनके पिताजी मेरे से मिल के गए, और मैंने सारी स्थितियां देखी तो मुझे सच में दया आ गई। मैंने कहा यार, और वो बच्चा क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर 3 साल कॉलेज में पढ़ा था। अब उसकी बीएड शुरू हुई, बीएड शुरू करी, और बीएड के साथ में 2 साल थे अपना। उसी समय सौभाग्य से हमने सामाजिक का बैच लिया। सामाजिक सब्जेक्ट बन रहा था, मैंने कहा तू आ जा, बैच में आ जा। थोड़ा फीस का मैंने देख लिया, और फर्स्ट पेपर तो नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पेपर तब हुआ था जब वो फाइनल ईयर में था। सेकंड पेपर उसने पूरे लगभग 12 एक महीने चला वो बैच, और 12 महीने तक मैंने उसको एक दिन भी एब्सेंट नहीं देखा। पिताजी ने उसको साइकिल दिला दी कि थारे आन जानो थोड़ा टाइम बच जासे। साइकिल लेके आता, साइकिल लेके जाना, और सिंसियरली पढ़ना। और हर छठे सातवें दिन मेरे से आके मिल लेता था और खूब पढ़ता गया। सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहा था, मिले दो हो गया, भावुक बहुत जल्दी हो जाता, 5 मिनट में तो रोने लग जाता, आंसू आ जाते उसके, क्योंकि उसकी सच में स्थिति खराब थी। और बिल्कुल फ्रेशर लड़का। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बीएड का रिजल्ट नहीं आ रहा, और परीक्षा की डेट आ गई 7 सितंबर। और कहा सर, मन में एक डर हमेशा रहता है कि तैयारी तो कर रहा हूं और बीएड का रिजल्ट नहीं आया तो सर मैं तो पात्र नहीं होगा, फिर आगे कैसे होगा। तो पापा ने भी यही कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू ऐसे समझ पात्र नहीं होगा, 1 2 साल 1 साल और पढ़ लेना। मैंने उसको कहा तू टेंशन मत ले, बीएड का रिजल्ट तेरी परीक्षा से पहले आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जनरली निकल जाते रिजल्ट। 5 तारीख को रिजल्ट आ गया रात को, 5 को रिजल्ट आ गया, और 5 को ये लड़का परीक्षा देने के लिए चला गया। जोधपुर सा सेंटर, पता नहीं जयपुर था कहाँ था, निकल गया। और 7 को पेपर हुए, होने के बाद में मैंने की जारी करी। 7 को था एक पेपर, एक शायद 8 9 को था। की में मिला मिला के उसके पेपर बहुत टफ आया था, और टफ पेपर आया तो वो भी थोड़ा डर गया। डर इसलिए गया कि पहली बार जिंदगी का पहला पेपर, पीटीटी के बाद जिंदगी का पहला पेपर। पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और ये नेगेटिव मार्किंग का उसका पहला पेपर था। उसने ऐसी पहला पेपर फेस किया। और सामाजिक का, सामाजिक में 8 सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टीचिंग मेथड, 8 सब्जेक्ट होते हैं। अब डरते डरते मेरे को फोन किया, मैं सर मैं कितना पढ़े बेटा, तो सर मेरे 320 नंबर हो रहे हैं। क्या होगा इसमें, 320 है तो बेटा तेरी टॉप 5 में रैंक आएगी। क्या बात करो सर, हाँ तो दूसरों के नहीं है, मैं दूसरों के नहीं है 320, 320 बहुत बड़ा स्कोर है। अब उसने उससे पहले उसके पापा से बात होगी मेरे से, पापा को कहा कि मेरा पापा पेपर खराब हो गया, क्योंकि उसने पहली बार दिया, उसको लगा 320 में क्या होता है। हमारे टाइम 362 मेरिट रही थी, तो 320 में क्या ही होगा। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम तेरा मेहनत कर ली, ऐसे सोच ले कि तुम पात्र हुआ ही नहीं था, ऐसे सोच की बीएड का रिजल्ट ही नहीं आया था। अब फाइनल की आई, फाइनल की में हुए 313 नंबर। अभी तक राजस्थान में मुझे 313 का एक भी लड़का नहीं मिला उसके अलावा, जबकि राजस्थान के अधिकांश बच्चे इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़े हैं। मुझे एक भी सिंगल मैसेज नहीं आया जिसमें उस 313 का कोई स्टूडेंट हो। अब मेरे पास कॉलेज मिलने आया कि सर क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का सर। तो हमें हमें फर्स्ट की तैयारी कर, तो सेकंड की करो। मैंने वापस उसको लगा दिया था, मैंने कहा तू वापस तैयारी शुरू कर दे, जब तक फाइनल की नहीं आती वापस करता रहे। वापस शुरू हो गया था बेचारा, तो मैं हम सेकंड ग्रेड छोड़ दे, तो छोड़ दे, और नहीं हुआ तो बड़े बात मत कर, थारो सिलेक्शन हो जाए। मैं कह दी हम फाइनल था। अब बच्चा बड़ा भावुक सा हो गया कि अब यार उम्र 21 22 साल उम्र है, और बीएड अभी भी एमए शुरू ही नहीं करी अभी। और अब आप देखना उस बच्चे की राजस्थान में टॉप 10 में रैंक आएगी, ये तय बात है। और रिजल्ट आएगा उसमें मैं आपको लेके आऊंगा उस बच्चे को यहाँ पे। अब आप देखना कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल औसत बच्चा, सामान्य बच्चा, गांव का लड़का, कोई जोरदार बैकग्राउंड नहीं, गरीब बच्चा। लेकिन उसकी पता खास बात क्या थी, साल में कभी एब्सेंट नहीं हुआ, नोट्स की लाइन टू लाइन याद थी। एक प्रश्न आया किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, मैंने लिखवाया प्रसुप्त ज्वालामुखी है, किताब क्लास में लिखवाया था। परीक्षा में सेम प्रश्न आया, तो प्रश्न आया, इसने प्रसुप्त कर लिया। और हमारे ज्योग्राफी के एक और फैकल्टी यहां पे सुरेश जी,
सूरज जी ने लिखवाया था शांत ज्वालामुखी। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था, बाकियों ने तो पढ़ा ही नहीं। उसने मुझे पूछा परीक्षा से बहुत पहले कि सर सुरेश जी ने शांत ज्वालामुखी लिखवाया है, आपने प्रसुप्त लिखवाया है, मैं क्या मानूं सर। मैं सूरज जी वाला काट दे, अपने वाला याद रख ले। अब परीक्षा में सेम प्रश्न आ गया कि किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त, शांत और ऑप्शन और। उसने हिम्मत करके कि सर ने कहा था कि प्रसुप्ति रखना है, उसने प्रसुप्त कर लिया। अभी ये परीक्षा की बात है। अब आरपीएससी की आई, आरपीएससी की ने भी आरपीएससी ने प्रसुप्त ही माना। मैं भूल गया ये बात पूरी, ये बात तो मुझे उसने उसने कॉलेज में आके बताई। मैं भूल गया कि ऐसा पूछा गया था, क्योंकि बच्चों के सवाल आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, अपन इतना ध्यान थोड़ी रखते हैं। एक बच्चे ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि सर थे शांत लिखाए तो ना, मैं प्रसुप्त मान्यो रो, मैं प्रूफ दियो। मैं को मोटे मैं तो शांत को लिखायो नहीं, अब मेरे को याद नहीं मैंने क्या लिखवाया। मैंने कहा बेटा मैंने शांत नहीं लिखवाया। वो रजिस्ट्री फोटो को भी भेजी, फोटो कौन सर शांत लिखाई उड़ थारे। अब मैं दो एक दिन मैं भी उदास रहा, मैंने कहा मरा दिया वह छोरा, सवाल गलत करा दी हैंग हो रही। और दूसरे दिन वो बच्चा आया, मैंने कहा यार तय की हो गए, तो उसने यही कहानी सुनाई कि सर आपने प्रसुप्त बताया था, मैंने प्रसुप्त कर लिया। मोटी मैं तो शांत लिखायो। तो नहीं सर आपने प्रसुप्त लिखवाया। तो मैंने कहा तुम घर पे जाके रजिस्टर का फोटो भेज। मेरे को रजिस्टर का फोटो भेजा, तो उसमें मैंने प्रसुप्त लिखवाया। तब मैंने उस वापस मैसेज किया, मैं तुम केरी कॉपी लाए हुए। तो सर मैं 2022 के बैच का स्टूडेंट हूं, वहां पे आपने शांत लिखवाया था। और वहां सच में शांत लिखवाया था। मतलब उस बच्चे को लाइन टू लाइन याद थी कि मैंने कहां पे क्या लिखवाया है। कोई घर पे दूसरी किताब नहीं, और उन रजिस्टर्स की ऐसी हालत की थी कि सब बढ़िया याद था। हर टेस्ट दिया, बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करी, तो उसका परिणाम ये है कि अब वो बच्चा जो है वो वरिष्ठ अध्यापक बन जाएगा। और अब उसने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इतिहास से शुरू कर दी। अब आगे जब भी एमए होगी, एलिजिबल होगा, तो मुझे भरोसा है कि बन जाएगा, क्योंकि बहुत सिंसियर बच्चा है। इसलिए ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि उस बैच में 800 बच्चे और भी थे। वो बैच 800 स्टूडेंट का था। अब आप देखना उनमें से कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 4-4 बार सेकंड ग्रेड दिया है, नहीं होंगे हो रहे हैं। लेकिन जिन 4 बच्चों का 300 से अधिक स्कोर मेरे पास आया है, वो चारों ही बच्चे पहली बार दे रहे थे। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाले कितने तैयारी किए हुए क्या है। आप में अगर सिंसियरिटी है तब तो दिक्कत नहीं है। अगर आप सिंसियर नहीं रह सकते, सिंसियरली टेस्ट नहीं दे सकते, घर जाके पढ़ नहीं सकते, कोचिंग आने से पहले वापस पढ़ नहीं सकते, तो फिर कोचिंग जाने का कोई फायदा प्राप्त नहीं होगा। ये मैं आपको डे फर्स्ट कह रहा हूं। अभी तक तो फीस ही नहीं ली है, पहला ही बोल रहे हो। कई लोग बाद में बोलते थे सौरभ जावन दौड़े गए थे। मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे बहुत अधिक फर्क पड़ता नहीं इन चीजों का। बैच बने हैं तो ठीक है, बन ही जाता है बैच, ऑलमोस्ट बन ही जाता है। नहीं बनता है तो और भी ठीक है, मैं तो मेरा फ्री रहता हूँ। मुझे क्या है कि मारे नौकरी चले बड़ी, एक आधो बैच चले बड़े, मारे ऑनलाइन ठीक चले, मन दिक्कत है वो। मैं ऑफलाइन में इसलिए थोड़ा ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि हर दिन बच्चों से बात करता हूं तो मेरे में सुधार होते हैं, क्योंकि बच्चे मुझे सुधारते हैं। ये मैंने नोटिस किया है, हर बैच मुझे बहुत सिखा के जाता है। तो मेरा ये रहता है कि चलो इस बहाने है वो वार्ता होती रहेगी आपसे, बढ़िया टाइम पास होता रहता है। कितने भी तनाव में हम होते हैं, यहाँ आके हम थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अभी भर्ती है नहीं 1-1.5 साल तक, क्योंकि अभी तो ये पहले वाली चल रही है। अपने आप को बिल्कुल गायब कर दो, एक छोटो नोकिया आड़ो 1100 फोन लाओ, और ए जो मोटो फोन है ये ना मोस्टली टाइम बंद रखो। क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि ऑल टाइम उसका मोबाइल में 7-8 घंटे जा रहे हैं। और यही कारण है कि आरपीएससी के रिजल्ट देखिए आप, कल समाजशास्त्र का रिजल्ट आया, 16 सीट थी, 1700 बच्चों ने परीक्षा दी थी, 6 पास हुए, सॉरी 10 पास हुए, 6 सीट खाली गई। मतलब 40% स्कोर स्टूडेंट से हुआ नहीं है। और जिनका 40% हुआ वो सारे लेक्चरर बन गए। ये कि ये बात पॉलिटिकल साइंस में भी 6 बच्चे मिले और 239 सीट खाली गई। ये का ये हर विषय में हो रहा है। इतिहास की मैं बात करूं, राजस्थान में 23,000 बच्चे बैठे और 280 बच्चे ही 40% स्कोर कर पाए।
जबकि पेपर मैंने सोल्यूशन करवाया था यूट्यूब पे, आपकी इतिहास में इतनी समझ नहीं, देखोगे तो इतना हार्ड था नहीं। मेरी रजिस्टर से 116 सवाल थे उसमें से, मतलब 232। 232 का मतलब क्या हुआ? 232 का मतलब होता है 56% सवाल तो मेरे रजिस्टर से थे, मतलब टोटल 450 का। हिस्ट्री के तो 92% थे। उतना कर लेते तब भी पास हो रहे थे। पढ़ते नहीं है, पूरा दिन मोबाइल, रील, कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूं। बेहतर ये है, मैं आपको आज ही सुझाव, देखो मेरे लिए क्या होता है, हर दिन नया होता है। और मैं ये आपको आज असली बात बता रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आज ही आप सारी चीजें तय करके कल से ही अपनी तैयारी में लग जाओगे।